This is lecture number 8 of ionic equilibrium. In this part, we will do some questions based on buffer solution and then we will start with solubility product. तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको बोला है कि आपके पास C6H5COOH है और उसका आपको मास गिवन है 12.2 ग्राम और सिमिलरली आपके पास है C6H5COONA और इसका मास आपको गिवन है और बोला है इन दोनों को हम एक 2 लीटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। तो आपसे पूछा है इस सॉल्यूशन का पीएच बताइए। तो देखिए ये आपके पास एक वीक एसिड है C6H5COH और ये इसी वीक एसिड का सॉल्ट है और ये सॉल्ट बना कैसे है? ये सॉल्ट बना है, यहां से आएगा NaOH और यहां से आएगा वीक एसिड का, तो पानी बाहर निकलेगा, यानी सॉल्ट बना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आपके पास वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो आपको पता है ये एसिडिक बफर बनाता है, ठीक है। और पीएच निकालने के लिए एसिडिक बफर में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा, ये सॉल्ट है और ये एसिड है, तो आप पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। आपको पता है कि इन दोनों का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि वीक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है कि कितना H प्लस वो देगा, तो ये एक H प्लस देगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, C6H5CO नेगेटिव Na प्लस, तो यहां भी वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में लेंगे पर वैलेंसी फैक्टर 1 है और मोलैरिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो इसीलिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे नॉर्मेलिटी लिखिए चाहे मोलैरिटी लिखिए, और मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम और मोल को लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले आप सॉल्ट के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, गिवन मास यानी कि 7.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्ट का होता है, इस सॉल्ट का होगा 144, ठीक है। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपको सॉल्यूशन का देखिए वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, तो ये आ गया सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली एसिड ये है, एसिड का मास आपको गिवन है 12.2, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 और उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2, तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि इतना वॉल्यूम और इतना नॉर्मेलिटी CH3CONA का और इतना वॉल्यूम और इतना CH3COH का जब हम मिलाते हैं, इसका आपको पीके गिवन है, तो आपसे पूछा है कि मिलाने से सॉल्यूशन का पीएच बताइए। तब आप ध्यान से देखिए, यहां आपके पास वीक एसिड है और यहां पे इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, यानी कि ये क्या बनाएगा, बफर सॉल्यूशन बनाएगा और एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। तो आप पीएच लिखने का ये फॉर्मूला लिखिएगा। अब आप देखिए ये सॉल्ट है आपके पास और ये एसिड है, तो पहले आप इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। अब ध्यान से देखिए, आपको यहां पे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो आपको पता है नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन बनाता है, तो वॉल्यूम बफर सॉल्यूशन का लेंगे, ठीक है। तो पहले आप चेक करिए, सॉल्ट का आप कॉन्सेंट्रेशन लिखिए। अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है। इतना समझ में आया? अब देखिए, तो यहां से आप क्या करिए, इस सॉल्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहां से नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगाइएगा, यानी कि 200 इंटू 1/10, ठीक है। तो यहां से आ गया आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पर आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नॉर्मेलिटी आपको निकालना है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिएगा, और वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन कितना आएगा, 200 ml प्लस 100 ml, पर हम इसको वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन ही लेके चलेंगे। तो अब आप देखिए, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखिए सॉल्ट का 200 इंटू 1/10, और यहां करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, तब आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगा। सिमिलरली जो एसिड है उसका उसका नॉर्मेलिटी यानी कि 1/10 और उसका वॉल्यूम 100 ml और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो ये बफर सॉल्यूशन खत्म वॉल्यूम, तो यहां से N1V1 अपॉन N2V2 डालिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कि ये एसिड है, वीक एसिड है, इसका आपको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी गिवन है और इसका Ka गिवन है। इसको मिलाते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH में, इसका नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम गिवन है। तो आपसे पूछा है कि जब इसको मिक्स करते हैं तो पीएच बताइए।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें पहचानना पड़ेगा कि या तो बेसिकली ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा या सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, या ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये एसिड है ये बेस है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये एसिड ये बेस। अब आप देखिए इस एसिड जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां पे सॉल्ट बनेगा CH3CONA और पानी बनेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब एसिड था इसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन था, तो आपको नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1/10 इंटू 200, तो यहां से आ गया 20 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली बेस का आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा, क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1/10 इंटू 100 यानी 10 मिली इक्विवेलेंट। तो 20 मिली इक्विवेलेंट एसिड का और 10 मिली इक्विवेलेंट बेस का जब आप रिएक्ट करवाइएगा तो आपके पास बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप देखिए यहां पे दो रिएक्टेंट का आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दो रिएक्टेंट का, तो आपको यहां LR निकालना पड़ेगा। देखिए जो छोटा वैल्यू वो LR, तो यानी ये LR है तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा NaOH, और फिर इसका CH3COH का 20 मिली इक्विवेलेंट पहले था, इसमें से 10 मिली इक्विवेलेंट जाएगा तो इसका बचेगा 10 मिली इक्विवेलेंट, इसका बनेगा 10 मिली इक्विवेलेंट क्योंकि सबका देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और वाटर का बनेगा 10 इक्विवेलेंट, यानी वाटर की तो बात ही नहीं करेंगे। अब आप देखिए फाइनली रिएक्ट करवाने के पास आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा, ये तो जीरो हो गया, ये तो सॉल्यूशन में कंज्यूम हो गया, आपके पास क्या बचा सॉल्ट, किसका सॉल्ट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और वीक एसिड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना लिया, एक बार हमने पहचान लिया कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा तो पीएच का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं 10 मिली इक्विवेलेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और इसका n फैक्टर 1 है तो हम नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और यहां जो वॉल्यूम लेंगे बफर सॉल्यूशन का लेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया है 10, तो 10, ठीक है, और बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेंगे 200 प्लस 300, तो सॉल्ट का नॉर्मेलिटी कितना आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन 300 डिवाइडेड बाय वीक एसिड। देखिए वीक एसिड का आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 10, 20 में से माइनस 10, 10, तो 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बफर सॉल्यूशन, यहां से कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास पीएच आ गया 5। ठीक है, अब देखिए ये जो पीएच आया है क्या ये pKa के बराबर आया है, देखिए pKa आपको 10 to the power -5 है, तो pKa यहां से कितना आ जाएगा 5, यानी कि पीएच जो है pKa के बराबर आता है। और मैंने आपको एक कंडीशन भी बताया था कि अगर सॉल्ट और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो वो मैक्सिमम बेसिकली बफर सॉल्यूशन का पीएच देता है, मैक्सिमम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन सॉल्ट और वीक एसिड का। तो देखिए वीक एसिड सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10, वीक एसिड का 10, यानी दोनों का यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो आप पहले भी बोल के आ सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो जो पीएच होगा सॉल्यूशन का वो पीके के बराबर आएगा। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ना भी यूज करके पीएच 5 लिख देते, आंसर आता। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, अगेन सेम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन में बोला है कि ये बेसिकली देखिए एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट बना किससे होगा, CH3COH और NaOH, और ये तो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी सॉल्ट बना है WaSb सॉल्ट है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में दिया है इसका मोल गिवन है, और आपके पास क्वेश्चन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का मोल गिवन है, और बोला इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करते हैं और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनता है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन का पीएच बताइए, और COH का आपको Ka गिवन है 10 to the power -5। तो पहले देखिए क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, आप क्या करिएगा, आपको नहीं पता कि ये बफर सॉल्यूशन बना रहा है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है या ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है, तो पहले आप इस दोनों को रिएक्ट करवाइए, यानी इस दोनों को, यानी सॉल्ट और प्लस HCl को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से NaCl बाहर जाएगा और यहां से बनेगा आपके पास वीक एसिड। ठीक है,
और इसका सॉल्ट का आपको मोल गिवन है 0.3, HCl का 0.1। तो दोनों रिएक्टेंट का मोल गिवन है, तो हम LR चेक करेंगे। ये वैल्यू कम है तो ये LR हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम, ये 0। अब सबका कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 0.3 में से 0.1 जाएगा, तो सॉल्ट का बचेगा 0.2 मोल, और एसिड का बनेगा 0.1 मोल, और NaCl का बनेगा 0.1 मोल। इसकी तो बात ही नहीं करते। अब आप ध्यान से सुनिए, जब रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास क्या बचा, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। और आपको पता है ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसका पीएच निकालना है तो आप एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला यूज करिएगा। सॉल्ट ये है, ठीक है, और वीक एसिड ये है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको सॉल्ट का और वीक एसिड का मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। एक्चुअली नॉर्मेलिटी निकालते हैं, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इसमें नॉर्मेलिटी पुट करेंगे, पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होगा क्योंकि दोनों का n फैक्टर 1 है। तो यहां से मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट क्या आ जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसका मोल कितना है 0.2, और देखिए आपको बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था क्वेश्चन में कि इसको मिक्स करने के बाद जो बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है 1 लीटर, ठीक है। तो यहां से आप डालिएगा सॉल्ट, इसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, और वीक एसिड का इसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, आपके पास आंसर आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 3 वेज। कब, जब आप वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिलाते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर हाँ, अभी जो आप पढ़ के आए हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाइए, जैसे मैं आपको बताता हूं जो लास्ट एग्जांपल था, जैसे इसमें आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाए थे, तो ये भी तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहा था, ठीक है। और ये देखिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन कब बना रहा था, जब वीक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा था। वीक एसिड का कितना आया था 20 मिली इक्विवेलेंट और स्ट्रॉन्ग बेस का 10। तो ये बफर सॉल्यूशन कब बनाएगा, जब वीक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो। क्या करिएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाइएगा, पर कंडीशन क्या है कि वीक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होना चाहिए। और एक अभी हमने और पढ़ा था कि जब आप क्या करते हैं, एक सॉल्ट और वीक एसिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और वीक एसिड मिलाते हैं, और साथ में मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान से सुनिए वापस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तब आपके पास बफर सॉल्यूशन बनता है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्ट का वो ज्यादा आना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तब भी ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। कब, जब सॉल्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड का। सिमिलरली बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने का क्या होगा, हाँ, बेसिक बफर सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, यहां वीक एसिड के जगह वीक बेस लीजिएगा, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लीजिएगा। और यहां वीक एसिड है तो यहां वीक बेस, और यहां स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिएगा, और ये दोनों सीधा उल्टा कर देना। यहां वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो ये तीनों जो है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, ये तीनों एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बोला है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन गिवन है। इसमें बोला है कि NH4Cl का 0.2 मोलर है। NH4Cl ये क्या है, हाँ, ये क्या है, आपके पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और आपके पास यहां पे वीक बेस है, तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, ये आपको पता है। और यहां पे वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उसका केवी गिवन है। तो आपसे पूछा है कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए 3 केस में। 3 केस कौन सा है, पहला जब आप वाटर ऐड करते हैं, इसमें 2 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं। दूसरा केस है कि 1 ml ऑफ 0.0 मोलर HCl ऐड करते हैं। और तीसरा केस है इसी में कि इसमें आप 1 लीटर ऑफ
0.1 मोलर HCl ऐड करते हैं, तब इन सब केस में आपको OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है। अब आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि एक तो पीएच का फॉर्मूला याद रखना है, एक H+ और OH नेगेटिव आयन का फॉर्मूला याद रखना है। तो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था? Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए, वीक बेस कौन है? यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि नॉर्मेलिटी में लेना है, पर इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है तो मोलैरिटी रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन हम रख दिए 0.2 डिवाइडेड बाय सॉल्ट। ये है सॉल्ट का अगेन नॉर्मेलिटी रखना है, पर स्ट्रॉन्ग एन फैक्टर यहां सॉल्ट का 1 है तो हम मोलैरिटी डायरेक्ट रख देंगे। तो यहां से देखिए ये कैंसिल, तो OH का कंसंट्रेशन आ गया 10⁻⁵। अब आप ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर वीक बेस और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ जाए तो ये मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन वाला केस था, और मैक्सिमम बफर वाले सॉल्यूशन में जो पीएच आता था वो pKv के बराबर आता था, या आप यूं बोल दीजिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आएगा वो Kb के बराबर आएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहां से ये लिख सकते थे जब आप इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल देखें, तो ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए कि जब आप इसमें एक तो आपने OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि 2 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन पे, तो जो पहले था OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन वो बाद में भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि आप इसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं 1 ml ऑफ इतना मोलर HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बफर सॉल्यूशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए, तो पीएच में या पीओएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, पर कब तक चेंज नहीं होता है यही हमें बात करना है। ठीक है, तो जब आप 1 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl मिलाते हैं, ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेट करिए कि इसका कितना मोल मिला रहे हैं। तो पता है आपको मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको इतना गिवन है और ये वॉल्यूम ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास मोल आ गया HCl का कि कितना आप ऐड कर रहे हैं 10⁻⁻6 मोल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे HCl आ रहा था NH4Cl से, और इसका पहले मोल था 0.2 मोलर, और बाद में जब आपने मोल ऐड किया है वो है 10⁻⁻6 मोल। तो इसके कंपेयर में ये तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो यानी कि जो आप मोल मिला रहे हैं HCl का वो नेग्लिजिबल है। तो अगर नेग्लिजिबल है तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, उतना चेंज नहीं होगा। जो पहले था वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हम HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं 0.1 मोलर और 1 लीटर इसका ले रहे हैं और वो मिला रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप यहां से मोल निकालिएगा, तो मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आ गया 0.1 मोल। तो पहले 0.2 मोल था, अब आपने 0.1 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब नेग्लिजिबल का फंडा नहीं लगेगा। अब क्या होगा, अब यहां पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका जो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन में वीक बेस था, ये सॉल्ट था, तो अब ये वीक बेस क्या करेगा, अब ये वीक बेस इस एसिड के साथ जो आपने मिलाया है, जिसका 0.1 मोल आपने मिलाया है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपके पास सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो देखिए आपके पास जो वीक बेस था, आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन था उसका 0.2 मोल था गिवन, एक्चुअली 0.2 मोलर गिवन था, पर आपको बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था 1 लीटर, तो मोल कितना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम 1 है, तो मोल आ गया 0.2 मोल, और HCl का मोल आप निकाल चुके हैं 0.1 मोल। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करिएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर की बात नहीं करते हैं। तब आप देखिए दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो LR यही होगा क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये इसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन खत्म। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो पहले इसका 0.2 मोल था, तो इसमें जाएगा 0.1 मोल, तो NH4OH का बचा कितना मोल, 0.1 मोल। और यहां पे सॉल्ट है, सॉल्ट पहले कितना था, सॉल्ट पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसका 0.2 मोल था, अब एक्स्ट्रा 0.1 मोल ऐड होगा इसमें,
क्योंकि इसमें से 0.1 मोल माइनस होगा तो इसमें 0.1 मोल ऐड होगा, तो इसमें देखिए 0.1 मोल। तो सॉल्ट जो है आपके पास उसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.3 मोल। तो ये देखिए सॉल्ट, किसका सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ये वीक बेस दोनों मिलके बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज करिएगा। Kb ऑलरेडी आपको गिवन है। वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.1, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी यूज करना है पर n फैक्टर 1 है, ये होगा मोल अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको बेसिकली क्या के दे रखा है, पहले तो 1 लीटर था, 1 लीटर और ऐड किए, पहले 1 लीटर था 1 लीटर और ऐड किए, तो यहां से वीक बेस का आ जाएगा मोलैरिटी 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, और इसका 0.3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है एसिटिक एसिड का 40% न्यूट्रलाइज्ड हुआ KOH मिलाने से। या तो आपको इस क्वेश्चन में न्यूट्रलाइज्ड वर्ड दे सकता है, या आपको ऐसे बोलेगा कि 40% एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ KOH, और 40% एसिटिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू KOH। तो सबका मतलब एक ही है। तो आपसे पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद pH बताना है, और आपको एसिटिक एसिड का Ka गिवन है 10⁻⁵, ठीक है। अब आप देखिए, एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज होगा KOH से और बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब कितना परसेंट न्यूट्रलाइज हुआ? 40%। तो बचा कितना? 60%। तो COH का मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल C था, तो बचा कितना? C इंटू 60/100। और सॉल्ट में, सॉल्ट कैसे बना होगा? आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन हुआ? 40%। तो सॉल्ट कितना बना होगा? C का 40%। तो ये देखिए आपके पास आ गया वीक एसिड, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, उसका pH निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये होगा C इंटू 40/100, और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C इंटू 60/100। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास pH का आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। पहले देखिए, सॉल्युबिलिटी को हम S साइन से डिनोट करते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है विच इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि देयर आर सम सॉल्ट विच आर लेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उसी को हम बेसिकली बुलाते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका सॉल्युबिलिटी वाटर में इट इज लेस देन 10⁻⁻² मोल पर लीटर, राइट। सो solubility of sparingly soluble salt in water is very less। और sparingly soluble salt का एग्जांपल PbCl2, BaSO4, AgCl और भी हम वापस पढ़ेंगे। अब ये वो वर्ड है solubility, इसका क्या मतलब है? solubility का मतलब है कि represents the maximum number of moles of a substance that can be dissolved in a solvent to prepare its 1 liter saturated solution at constant temperature। सो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, किसी सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं ताकि 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, उसको बुलाते हैं हम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और याद रखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्युबिलिटी को हम मोलैरिटी के बराबर लिख सकते हैं, और मोलैरिटी आपको पता है मोल अपॉन लीटर होता है। तो जब भी आपको वर्ड क्वेश्चन में वर्ड आए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के बराबर आ गया, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आ गया फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन लीटर, और मोल को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर। अब आप देखिए, ये तो सॉल्युबिलिटी आ गया किसमें? मोल पर लीटर में। पर अगर आपको सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर चाहिए, ग्राम पर लीटर चाहिए, ग्राम पर लीटर चाहिए, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, AgCl सॉलिड था, सॉल्ट है, जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो AgCl कुछ डिसॉल्व होगा और इसको डिसॉल्यूशन कहते हैं, तो कुछ AgCl एक्वस बनेगा और कुछ इसका पार्ट अनडिसॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये डिसॉल्व्ड पार्ट है और डिसॉल्व पार्ट है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट डिसॉल्व पार्ट में आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और कुछ अनडिसॉल्व पार्ट है। तो एक्चुअली AgCl सॉलिड को जब आप पानी में मिलाते हैं तो आपके पास ये आयंस बनता है,
और जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिएगा तो उसको के लिखते हैं, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं तो किसको केएसपी लिखते हैं। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सॉलिड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो केएसपी इतना आ जाएगा। तो आप अब देखिए केएसपी को कैसे डिफाइन करते हैं। एक तो यहां पे जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्ट का कुछ पार्ट तो डिसॉल्व हुआ और कुछ पार्ट अनडिसॉल्व हुआ, उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम आया उसको बुलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन इन विच डिसॉल्व्ड पार्ट एंड अनडिसॉल्व पार्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम उसको बुलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।